सारे गैप के बाद, मतलब छुट्टियों के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद हम लोग फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी बोला करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी बोला करते हैं शॉर्ट में, काफी है। उसका लेक्चर 2 जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, बढ़िया वाला टॉपिक है। आई एम सॉरी, ये क्या हो रहा है, बढ़िया वाला टॉपिक। इसमें हम लोग टॉपिक कवर जो करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। इस डिस्कवरी ऑफ डीएनए में हम लोग उन लोगों की डिस्कवरी की बात करनी है, उन लोगों की रिसर्च की बात करनी है जो यहां पे काम किए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे मिस्र की बात करने वाले हैं। मिस्र बोलते हैं हम उसको, फ्रेडरिक मिस्र है, उसकी हम बात करने वाले हैं कि उसने क्या किया है यहाँ पे। ये तकरीबन 1869 में उसने कुछ मॉडल दिया था, कुछ बातें कही थी। इस डिस्कवरी ऑफ डीएनए में उसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम और फ्रैंकलिन एंड विल्किंस की बात करने वाले हैं। विल्किंस जो 1920 में डीएनए का एक्सरे बनाया था, एक्सरे दिया था, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था इन्होंने कि डीएनए दिखता कैसा है। फिर हम लोग यहाँ पे चार गाफ की बात करने वाले हैं। एक रूल है इन्होंने बताया, उसकी बात करेंगे। और चौथा हम लोग बात करेंगे वैटसन और क्रिक की, जो बीडीएनए डबल डीएनए डबल हेलिक्स, बीडीएनए के डबल हेलिक्स इन्होंने बताया था। वैटसन और क्रिक ने, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लिया हमने। वैटसन और क्रिक की बात करने वाला है, शैन वाटसन की नहीं, वैटसन एंड क्रिक, ये दो नाम हैं। इन्होंने भी कुछ काम किए थे, इन सब के बात करने वाले हैं जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए में बात कही हमने। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर 2 को। पहला टॉपिक हमारा क्या है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, उसी को हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डीएनए की डिस्कवरी की बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला नाम हमने किसका लेना है, हमें लेना है मिस्र के, जो 1869 में कुछ काम किए थे। डीएनए की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ काम किए। इन्होंने एक पस सेल लिया था। कौन सा सेल? पस सेल लिया था इन्होंने। एक सेल लिया, उस सेल का नाम मैं रख रहा हूं पस सेल। पस सेल लिया और उस पस सेल में से डीएनए को आइसोलेट किया था। पस सेल के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां पे कोई एसिडिक मटेरियल मौजूद है। एसिडिक मटेरियल मौजूद है और ये एसिडिक मटेरियल इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां पे कोई एसिडिक मटेरियल मौजूद है, जिसका नाम इन्होंने रखा, खुद नेम्ड किया, निकलीन। तो निकलीन डीएनए के लिए इस्तेमाल किया था एक वर्ड, ये निकलीन डीएनए है। इन्हें आइसोलेट किया, यानी कि इन्होंने पस सेल से डीएनए को आइसोलेट किया और उस डीएनए को एसिडिक मटेरियल बताया और उसका नाम रखा निकलीन। बाद में पता चला कि जिसको तुम निकलीन कह रहे हो, जिसको ये निकलीन कह रहे थे, जो एसिडिक मटेरियल था, उसी को हम लोग बाद में डीएनए के नाम से जाने। जो क्या था? तो डीएनए था। डीएनए तो पहले से पता था, लेकिन वही क्या था, वो डीएनए था, क्योंकि वो एसिडिक मटेरियल डीएनए ही होता है। बाद में यही पता चला। तो निकलीन है एसिडिक मटेरियल जो इन्होंने पस सेल से आइसोलेट किया
उसका नाम निकलीन रखा था, वो डीएनए है। इन्होंने आइसोलेट तो किया डीएनए को, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर आज भी एक पहलू बना हुआ था, क्योंकि उस वक्त टेक्निकल लिमिटेशन था, तो डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में हासिल नहीं किया गया इस पस सेल से। पस सेल तो वैसे भी खराब सेल होता है, उसके अंदर डीएनए पहले से टूटा फूटा पड़ा हुआ होगा, ऊपर से टेक्निकल लिमिटेशन होने की वजह से जब इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया तो वो इंटैक्ट फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म में नहीं आया। इसीलिए एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है ये इनको पता नहीं चला। इनको बस इतना पता चल गया कि सेल के अंदर कोई एसिडिक मटेरियल होता है, उसको हम निकलीन कहते हैं। वो एक डीएनए है, क्योंकि एसिडिक मटेरियल भी, डीएनए भी एसिडिक मटेरियल होता है, ये बात पता चला था। लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी एक पहलू बनी हुई थी, ये बात यहां से भी अभी भी एक पहलू बना हुआ था बात का। अभी बात हम कहें यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और इल्यूसिव एक पहलू थी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, यार लिख दो, सॉरी यार इंग्लिश खराब है, इज elusive due to technical limitations, due to technical limitations। कुछ टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअल क्या होगा वो नहीं पता चल पाया, क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से जब डीएनए को आइसोलेट कर रहे थे तो वो टुकड़ों में आया, इसीलिए पता नहीं चल पाया। तो हमें अब तक ये नहीं पता चला है कि डीएनए कैसा होता है। ये तो मुझे मालूम है कि नेचर उसका एसिडिक होता है, इसने डीएनए को निकलीन कहा। एक सवाल बार बार यहां से पूछता है तुमसे कि किसने डीएनए को निकलीन किया, मिस्र ने क्या कहा या किसने डीएनए को निकलीन कहा था, ये बात आपसे बार बार पूछा जाएगा। अगर तुम एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो अगर यहां चलते हैं फाइल, चलो इसकी बात करते हैं। प्रीवियस चैप्टर है, वी हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस हैज पैटर्न्स वगैरह इन द, पिछला चैप्टर जो है ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां से हम लोगों ने पढ़ा था ये सारी बातें एट द टाइम ऑफ मेंडल। अभी हम लोगों ने उस चैप्टर को किया नहीं है, करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से वो पहले है, इसीलिए वो बात ये लिखा हुआ है। द नेचर ऑफ दोज फैक्टर, मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था, रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट ए क्लियर। तो वहां पे जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है क्लियर नहीं हुआ था। ओवर द नेक्स्ट 100 years, नेक्स्ट 100 साल बाद, द नेचर ऑफ putative genetic material was investigated, culminating in the realizations that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material at the least for the majority of the organisms. In class 11th we have learned the nucleic acid are the polymer of nucleotides, ये सब हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में। इसमें अगर तुम देखोगे तो देखो ये सब बकवास है, अगर हम पढ़ के फायदा नहीं है तो ये वाली चीज तो बकवास है, इसको हटाओ यार। खांसी हो रही है, दिमाग खराब। यहां से हम लोग इस चैप्टर की बात कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो बात है वो यहां से अगर देखा, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए के अंदर उसके एक लॉन्ग पॉलीमर है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू ए बेस पेयर। लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइन कैसे हो जाएगा कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है। और यहाँ पे या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये एक पेयर है तो बेस पेयरिंग हम कहते थे ना, बेस पेयर दिए थे इसका नाम। तो कितने बेस पेयर है इस हिसाब से या कितने न्यूक्लियोटाइड से हम लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हम
कितने न्यूक्लियोटाइड्स के कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, अगर ये बात करना चाहते हैं तो हम सिंगल स्ट्रैंड के लेके बात कर रहे हैं, लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंड अक्सर होता है। तो वहां पे जब हम बात करते हैं जब कितने बेस पेयर है उस हिसाब से बात करेंगे लेंथ ऑफ डीएनए के। दो तरीके से हम डीएनए के लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, डीएनए के लेंथ को निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अगर सिंगल स्ट्रैंड के हिसाब से बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से बता सकते हैं, या फिर हम अगर डबल स्ट्रैंड के हिसाब से बात करें तो हम लोग बेस पेयरिंग लेंगे, यानी कि पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर, कितने बेस पेयर मौजूद है। दिस इज आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल डीएनए कितना बड़ा है उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज का नाम ले लो, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है, वन उसको इस नाम से हम जानते हैं 5174, उसके अंदर इतना न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो बैक्टीरियोफेज के कई नाम हैं, एक बैक्टीरियोफेज ऐसा है इस नाम से हम जानते हैं, उसके अंदर अगर साइज देखा जाए तो हम न्यूक्लियोटाइड से देख रहे हैं क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है, और जब सिंगल स्टैंडर्ड है तो हम न्यूक्लियोटाइड से ही उसकी स्टडी कर सकते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स, वहां बेस पेयर की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन जब बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो वहां पे हम बेस पेयरिंग की बात कर सके हैं। ये सारी चीजें मैंने लिखा रखी है नोट्स के अंदर तुम्हारे, इन सारे बातें हम लोग कर चुके हैं पहले से, ये सारी चीजें। फिर ई कोलाई की बात करें तो इतना बेस पेयर है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए पा जाते हैं तो इतना बेस पेयर है, और डिप्लॉइड के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी चीजें हम पहले से कर चुके हैं बात, इसके हमसे पहले से हम लोग बात कर चुके हैं। अब आगे जो हम अभी बात करने वाले थे उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये सब चीज हमारा पढ़ा हुआ है, हमने बायोमोलिक्यूल्स में ही इसकी बातें कर ली थी। हम मिस्र की बात करना चाह रहे हैं कि मिस्र ने किस तरीके से क्या बोला था। मिस्र ने क्या बोला था डीएनए के बारे में कि डीएनए एसिडिक मटेरियल होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन वो नहीं कर पाया था, बहुत बड़ा वाला बेचारा था, नहीं कर पाया था। ये एनसीईआरटी ना बिखरा बिखरा सा हर कॉन्सेप्ट को रखता है। ये भाई क्वेश्चन इससे बहुत आए हैं लेकिन इसमें दिख नहीं रहा पता नहीं किधर। ये हो गया। एसी में हो, देखो बहुत अच्छी चीज है, अगर तुम इसको देख रहे हो और देख सकते हो तो अब ये कहो कि हम देखेंगे क्यों नहीं, तुम देखो यहाँ पे आ जाओ। डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, ये बात एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जो हमने भी बताया था। और वो इसने एक पस सेल के न्यूक्लियस में, ये पस सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए देखा कि वो एसिडिक सब्सटेंस है। और किसने? फ्रेडरिक मिश्र इन 1869, अभी बोला था मैंने, उन्होंने देखा है। He named as निकलीन, उसका नाम निकलीन रखा। However, due to the technical limitation in isolating such long polymer intact, तो एक्चुअल टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से जो लॉन्ग पॉलीमर है ना इंटैक्ट नहीं हासिल इन्होंने कर पाया, पूरी तरीके से बड़ा पॉलीमर हासिल नहीं किया, तो elucidations of the structure of DNA remain elusive for very long period of time, बहुत लंबे समय तक डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है इसके बारे में पता नहीं चल पाया। तो इस चीज के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए लगभग 1920 में एक साइंटिस्ट आए, एक्चुअली में पेयर ऑफ साइंटिस्ट आए, नाम था उनका फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। दो नाम है, पूरा नाम मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बताया। जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बताया, तो हम उस इनके बारे में बात करते हैं।
नाम है। दूसरा नंबर का डिस्कवरी में दूसरा पॉइंट लेते हैं, उसमें दो नाम है हम का। एक तो शॉर्ट में लिखो जो कि आता है क्वेश्चन के अंदर, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। रोजलिंड फ्रैंकलिन लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ये दो साइंटिस्ट थे जो 1920 में आए और इनका मोटिव था डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कि एक्चुअली में डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसको डिफाइन कैसे किया? एक्सरे किया उसने, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताया इन्होंने। गिव एक्सरे diffraction of structure of DNA. Structure of DNA. Structure of DNA. अब देख किस तरीके से, तो उन्होंने एक बीकर के अंदर, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर डीएनए डाल दिया। उन्होंने इस बीकर के अंदर ऐसे डीएनए डाल दिया। ये क्या है? डीएनए। और इस पे एक्सरे डाला इन्होंने, लाइट डाली, एक्सरे, यहां पे एक्सरे डाली, एक्सरे डाली। लाइट में क्या डाला उन्होंने? एक्सरे डाला, एक्सरे। और एक्सरे डालने की वजह से यहां पे इमेज बना, एक पर्दा ले लिया, यहां पे कुछ इस तरीके का पर्दा बना दिया, इसमें पर्दा बना दिया जहां पे इमेज बनेगा, इस तरीके का इमेज वहां पे बन गया। तो उन्होंने पता चल गया हाँ डीएनए ऐसा होता है। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हुआ ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको हम बोलेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ये इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि डीएनए को निकलीन किन ने बोला? फ्रेडरिक मिस्र ने कब बोला? 1800 यानी 1869 में। किसने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर निकाला था? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने 1920 में। तीसरा नाम हमारे पास आता है, उसका नाम है चारगाफ। उन्होंने एक रूल भी दिया था और उस रूल के तहत क्या क्या बातें थी जो हम पहले भी जान चुके हैं, उस रूल के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इन्होंने दिया था वो हम अब देख रहे हैं। एक्चुअली में इन्होंने डिफरेंट सोर्स लिया और उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया डीएनए की, केमिकल एनालिसिस यानी दिया था ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से। इसकी बात हम करने वाले हैं। इसकी तीसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तीसरी बात में हम आएगा हमारा चारगाफ। गिव केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए। इन्होंने क्या दिया? केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए। गिव केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए की केमिकल एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, और इस डिफरेंट सोर्स से केमिकल एनालिसिस करने के बाद इनको यह पता चला कि जितना नंबर ऑफ प्यूरिन होगा उतना ही नंबर ऑफ पैरामिडीन होगा।
मतलब ये है जैसे कि एडेनिन एक प्यूरिन है, जैसे कि एडेनिन एक प्यूरिन है, एडेनिन एक प्यूरिन है और पैरामिडीन में हम ले रहे हैं टी। तो जितना ए उतना टी, या पहले भी कर चुके हैं। जैसे ग्वेनिन भी एक प्यूरिन है और साइटोसिन भी एक का पैरामिडीन है, और उतना ही क्या है, ये भी है। ये दोनों की संख्या बराबर है। इन्होंने केमिकल एनालिसिस करके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डीएनए के बारे में ये चीज पता लगाया, और फिर इन्होंने एक रूल भी दिया। इन्होंने एक रूल भी दिया, क्या है रूल, कि रेशियो ऑफ ए एंड टी यानी एडेनिन एंड थायमिन एंड रेशियो ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन्स आर इक्वल एंड कांस्टेंट। इन्होंने एक बात बोली कि रेशियो ऑफ ए एंड टी या फिर एंड C and T, C and G are constant and equal and constant। कहने का मतलब यहां पे ये है कि A और T का रेशियो, ये G और C का रेशियो, दोनों का रेशियो बराबर है, और बराबर है, और ये चीज भी आपस में बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और कांस्टेंट 1 के बराबर है। वन के बराबर है, ये बात में पता चला। इतनी बातें उन्होंने पहले कह दी। अब यहां से मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना कि a प्लस जी लिख दूं प्लस t प्लस c लिख दूं, तो भी बराबर ही आएगा, सेम चीज आएगा। a प्लस जी लिख दूं या फिर t प्लस c, बराबर ही आएगा। a और g के बराबर था, t और c के बराबर था। तो अगर ऐसा हो रहा है कि सर ये रेशियो और ये रेशियो अगर 1 के बराबर आ रहा है, तो इनका प्लस करने के बाद भी जो रेशियो आएगा वो भी 1 के बराबर ही आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों आपस में बराबर थी, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये और ये सेम है, यानी इनको जोड़ूं और इनको जोड़ूं और फिर करूं तो भी आएगा सेम ही, 1 के बराबर ही आएगा। और याद रहे कि ये रूल यानी चार गाफ के रूल जो है ना, ये रूल जो है चार गाफ रूल के हिसाब से ये बात थी, रूल के हिसाब से ये बात थी। ये हमेशा ये जो लिखा है हमने, ये चार गाफ रूल हमको ये बात कहता है, और चार गाफ रूल के हिसाब से हमको ये पता है कि जितना ए होगा उतना टी होगा, और जितना सी होगा उतना जी होगा, यही हमको पता पहले से। दूसरी चीज कि ये रूल आरएनए के लिए नहीं है। अगर आरएनए में ये रूल लगाने की कोशिश करोगे तो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर आरएनए, नॉट वैलिड फॉर आरएनए। ये आरएनए के लिए वैलिड नहीं है, आरएनए के लिए वैलिड नहीं। चौथा, इस डिस्कवरी के अंदर जो चौथे आदमी हैं उनके नाम लेते हैं, और वो भी एक पेयर में ही आए हैं। उनका नाम है वैटसन एंड क्रिक। ये दो अलग अलग लोग, इन दोनों ने मिलकर डीएनए का मॉडल दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। और जिस डीएनए का इन्होंने इस्तेमाल किया था वो राइट हैंडेड हेलिक्स डीएनए थी, इसीलिए हम उसको बीट डीएनए कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर डिस्कवरी में डीएनए के ऊपर है तो वैटसन और क्रिक की है। इन्होंने सबसे ज्यादा अगर डीएनए के बारे में बताया है। इन लोगों का भी भाई बहुत महत्व है। डीएनए एसिडिक मटेरियल होता है, ये बात
मिस्र ने जो बोली वो भी बहुत यूजफुल है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर किसने दिया, वो भी क्वेश्चन आजकल आते हैं नीट के। अब करंट पैटर्न देखे ना, 17-18 के बाद जो करंट पैटर्न आया था 17 से, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत रहते हैं। कोई डेट से रिलेटेड हो, कोई साइंटिस्ट का नाम हो, कोई छोटा मोटा इस तरीके का काम है ना एनसीईआरटी का, वही आता है। आने वाले साल में भी वैसा ही आएगा। सो हम तुम लोगों को करते हैं सारे काम। चौथा बात जो होगा वो उसमें हम लोग नाम किसका लेने वाले हैं, हम लोग नाम लेने वाले हैं उसमें वेटसन और क्रिक की। वेटसन और क्रिक इन्होंने 1953 में एक मॉडल दिया था, ये मॉडल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने एक मॉडल दिया डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, ये मॉडल दिया था। और उस मॉडल के तहत डीएनए के बारे में ऑलमोस्ट हर तरह की बात बताई है, कंप्लीट फीचर दिया इन्होंने। तो इनका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल डीएनए के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल डिस्कवरी इन्हीं की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टार टॉपिक है। मैं इसको 3 स्टार तो दे ही सकता, चलो हम 4 स्टार दे देते हैं, रिव्यू इतना दे देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 4 स्टार है, 5 स्टार नहीं दे सकता मैं फिलहाल, जब तक तुम क्वेश्चन ना कर दो 5 स्टार नहीं दूंगा। इसके फीचर्स, इस मॉडल की बातें, पोस्टुलेट की बात करें, 12th बोर्ड में भी आता है कि पोस्टुलेट लिखिए आप वेटसन और क्रिक्स के मॉडल की कि क्या क्या इन्होंने कहा था, या फीचर लिखिए, बेसिक फीचर भी लिखा हुआ होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में अक्सर आया ही करता है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहली बात कि डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इन्होंने ही बोला था कि डीएनए having 2 polynucleotide chain, having 2 polynucleotide chain। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है इस तरीके से। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक का पोलैरिटी हमने मान लिया था, चलो अब बात करेंगे। एक का पोलैरिटी मान 5 से 3 प्राइम, दूसरे को हमने माना था 3 से 5। ये हम बायोमोलिक्यूल से करते हुए आ रहे हैं, तो हमें इसमें कोई मुश्किलात नहीं है नाम देने में, डायरेक्शन देने में, पोलैरिटी की बात करते हुए। और डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए, तो ही आपस में वो मिला हुआ होगा। ये बात भी इन्होंने बताई थी, हम आगे बताएंगे। एक चीज और कि डीएनए के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ले ले, तो इस लाइन के अंदर छुपा क्या है। इस लाइन को थोड़ा और स्ट्रेट बना लेते हैं, चलो इसको हम ऐसे खींच लेते हैं। इस लाइन में छुपा क्या, अगर हम इस लाइन को गौर से देखते हैं तो यहां पे हमको सिर्फ नाइट्रोजनस बेस ही दिखाई देता है, लेकिन हमको यह पता है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, एक तो शुगर, राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट। लेकिन जब हम देखते हैं या किताब में कहीं पे भी डायग्राम बना हुआ होता है, तो देखने में एक लाइन दिखाई दे रही होती है और एक नाइट्रोजनस बेस दिखाई देता है। 2 चीज तो दिखाई नहीं दे रही होती है, सिर्फ लाइन दिखाई देती है। यानी इस लाइन के अंदर क्या छुपा है, इस लाइन को किसने बनाया है, ये व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रही है किसने बनाया, तो शुगर और फॉस्फेट ने बनाया। जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन में कार्बन को हम लाइन में ही छुपा देते हैं, हाइड्रोजन को भी लाइन में ही छुपा देते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो बैकबोन है वो कार्बन और हाइड्रोजन से है, हम ऐसे दे दिए भाई, ऐसा अगर हमने बना दिया है ना वहां पे किसके अंदर,
केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन में, जीओसी में। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं हम कि ब्यूटेन है, यानी कि हम कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन ही काफी है। यानी कि एक कार्बन ने इसका बैकबोन बना दिया। हाइड्रोजन को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, जो हम दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ लाइन से शो कर दे रहा है, मतलब वो इसका बैकबोन बना चुका। तो हम बोलेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन बैकबोन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे शुगर और फॉस्फेट, जो कि लाइन में ही रिप्रेजेंट हो जाता, मतलब उसने इसका बैकबोन बना दिया, उसको बैकबोन को शो करने की जरूरत नहीं होती, वो तो बन गया। The backbone of the polynucleotide chain या backbone of the DNA is made up of phosphate and sugar. Backbone is made up of sugar and phosphate. Sugar and phosphate. Sugar और phosphate. Sugar and phosphate. तो ये बात तुमको पहले पोस्टुलेट से इतनी बात याद रखनी है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिया, उसकी पहली लाइन, पहली बात, पहली फीचर है डीएनए हैविंग टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और यहीं से तुमको ये पता चलता है कि इस चेन को बनाने में दो लोग इन्वॉल्व थे, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे कि उन्होंने बैकबोन बनाया है, ढांचा बनाया। यूनिवर्सिटी का बैकबोन किन्होंने बनाया है? सर सैयद अहमद खान ने बनाया है एमयू का। दिख प्रोफेसर और वाइस चांसलर है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन बनाए तो वही है, तो मेन तो वही है। चलो दूसरा पोस्टुलेट हम लेते हैं। दूसरा पोस्टुलेट से कि जो चैन दिखाई दे रहे हैं ना, बोथ चैन, वो दोनों एंटी पैरेलल अरेंज्ड है, तुम देख भी रहे हो, और हम बताएंगे भी दोबारा भी कि बोथ चैन रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर विथ अपोजिट पोलैरिटी। यहां पे दूसरा पोस्टुलेट, बोथ चैन्स, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, या फिर अपोजिट पोलैरिटी, या फिर अपोजिट पोलैरिटी के साथ है, अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी। ये लाइन के मतलब समझ। और इसी वजह से इसी वजह से नाइट्रोजनस बेस दोनों के अंदर की तरफ होते हैं। सो नाइट्रोजनस बेसिस इनवर्ड्स, इसी वजह से नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ होते हैं। अब बता रहे हैं, मैंने कहा कि ये दो डीएनए, एक्चुअली मैं एकदम से स्टार्टिंग से बताता हूं कि ये मेरे पास एक डीएनए, अब डीएनए के ये दोनों चैन है, दो चैन मैंने ले लिया है डीएनए का, एक की पोलैरिटी 5 से 3 है, दूसरी की भी पोलैरिटी मैं ऐसे ही रख रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैं क्या देखूंगा कि अगर ऐसा है तो नाइट्रोजनस बेस इनका इस तरफ है, तो इसका भी नाइट्रोजनस बेस इस तरफ होगा। अगर सेम पोलैरिटी के साथ हम रखते तो दोनों का नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से काफी दूर है, बॉन्डिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपोजिट पोलैरिटी ले लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग अपोजिट पोलैरिटी ले लेते हैं। एक को 5 से 3 ले लिया हमने पोलैरिटी में, 5 से 3 प्राइम, दूसरे को हम 3 से 5 ले लेंगे। इससे फायदा क्या हो रहा कि इसका नाइट्रोजनस बेस इस तरफ है, इसका नाइट्रोजनस बेस इस तरफ, दोनों का नाइट्रोजनस बेस इनवर्ड हो जाएगा, तो बॉन्डिंग इजी हो जाएगी, फिर बॉन्डिंग हो जाएगी। नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे। अब जो भी नाइट्रोजनस बेस मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे एक NB है, चलो A है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे C है और यहाँ पे T है।
तो यहाँ पे आराम से आएगा, क्या टी आ जाएगा, उस हिसाब से नेचर ने अरेंज किया होगा, और यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब आपस में अभी आराम से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। इसमें 3 बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, बेस पेयर। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, बेस पेयर। इस तरीके से बेस पेयर अरेंज हो जाएगा। तो एंटी पोलैरिटी यानी एंटी पैरेलल या अपोजिट पोलैरिटी रहना बहुत जरूरी है। सेम पोलैरिटी से कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ये तो पोलैरिटी कैसी है इसकी हम पोलैरिटी कह रहे हैं सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी से तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए अपोजिट पोलैरिटी रहना चाहिए। यहाँ पे हमने अपोजिट पोलैरिटी रखा हुआ है, तो नाइट्रोजनस बेस इनवर्ट की तरफ आए और बॉन्डेड हो गए, तो यहाँ स्टेबिलिटी गेन कर गई। स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ गई। तो ये तीसरा जो लाइन है ना, वो कह रहा कि नाइट्रोजनस बेस जो दोनों ही स्ट्रैंड के होते हैं ना, आपस में बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जो कि मैंने अभी बना भी दिया, लेकिन जो सेंटेंस है ना वो अलग अलग है। कभी कभी ना ये भी देखना होता है कि कितने सेंटेंस है। हालांकि इतना हलवा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इसके अंदर कितने फीचर है। 5 फीचर उन्होंने दिया था, वो याद रखना होता। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स है, ऐसे आ जाएगा ना। कुछ होता फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल या वैटसन क्रिक्स मॉडल। तो ये देखना होगा। 2 फीचर तुमने पढ़ा। पहला फीचर तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और उसका बैकबोन शुगर और फॉस्फेट के ऊपर बना है। दूसरा फीचर तुमने ये पढ़ा कि दोनों चेन जो है एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, इसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। एक की पोलैरिटी 5 से 3 है तो दूसरे की पोलैरिटी जो होगा 3 से 5 होगा। ये तुम्हें याद रखना है। इन हम बारीकी से करते हुए चलेंगे। आसान है ये सारी चीज, चूहा बिल्ली वाला है, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए, फिर भी हमें करना चाहिए। अब नाइट्रोजनस बेस ऑफ बोथ द स्ट्रैंड paired with each other, oh sorry, तीसरा नाइट्रोजनस बेस NB, शॉर्ट में हम लोग इसको NB बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस को, ऑफ बोथ स्ट्रैंड यानी कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड बॉन्ड, पेयर्ड या बॉन्ड, पेयर्ड विद ईच अदर विद H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हम बना के भी दिखा दिए थे, जैसे कि एडेनिन पेयर्ड होगा थाइमिन के, दूसरी तरफ थाइमिन होगा, ग्वानिन पेयर्ड होगा साइटोसिन के। बस ये याद रखना होगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये बात तुमको याद रखनी होगी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बातें हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये इसने बताया था। अब हम तो 2024 में है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सारी काम इससे पहले ही हुआ है। लेकिन जब हम कभी टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक किया जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी ब्रेक, इसको ब्रेक किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा के इसको तोड़ा जा सकता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा के इसको तोड़ा जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। इसमें 2 चेन है, दोनों चेन पे जो नाइट्रोजनस बेसेस है अंदर की तरफ इनवर्ट की तरफ है और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है। कौन किसके साथ बॉन्डेड है ये फिक्स है।
ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर ये गलती से उल्टा हो गया, कुछ और हो गया, ए के साथ जी या सी जुड़ गया, मतलब उसमें म्यूटेशन हो चुका है, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत है। डीएनए डैमेज हो चुका है, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत है। इसलिए डीएनए में रिपेयरिंग पॉसिबल है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होना है अगर इस पे ए है तो। और कभी म्यूटेट होकर कोई चीज, कोई सीक्वेंस चेंज होता है तो अपने आप ये ठीक कर लेता है, क्योंकि इसको भी पता है कि हमें किसके साथ बॉन्ड बनाना है, किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना है। ये किसी के कहने पर नहीं चलता, इसकी मर्जी है, जो है तो है, फिक्स है। टू चेन्स, ये जो दो चेन्स है वो कोलाइड इन ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहा है, और इन राइट हैंडेड मैनर में। चौथी बात कि जो दो चैन है इसके अंदर, टू चैन्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन्स है, आर कोलाइड ईच अदर in right-handed manners, in right-handed manner, right-handed manner, ये right-handed manners में, right-handed manner। इस तरह से, ऐसे अगर है ना, थोड़ा सा इस तरीके से आता है ये चैन, जनरली इस तरीके से है ना, राइट हैंडेड इस तरीके से। और ऐसे हो जाता ना, ऐसे तो देखो इस तरह का, इसको लेफ्ट हैंडेड का है, इधर से मुंह से पता चल जाता है इधर से, इसको राइट हैंडेड बोलेंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, बी डीएनए, और इसको लेफ्ट हैंडेड बोलेंगे। तो यहां पर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, इसको हम जेड डीएनए कहते हैं। दो तरह के डीएनए होता है, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। पांचवा और लास्ट फीचर इसके बारे में, वैटसन और क्रिक मॉडल का पांचवी और लास्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर प्लेन ऑफ अदर बेस पेयर। अब यही बात तुमको समझना होगा कि मैंने ये क्या बोल दिया, हालांकि ये बात मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी मैंने बोला तुमको नहीं समझ में आया होगा। कि प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर प्लेन ऑफ अदर बेस पेयर, ठीक है। तबीयत खराब हो तो काली चाय पिया करो, नींबू डाल के नहीं, गला और खराब हो जा रहा है। कोई भी खट्टी चीज नहीं, वो खतरनाक होता है। इस तरह की तबीयत मेरा खुद का हो रहा, एक खाता है पुराने बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं, अवे फ्रॉम द मेडिसिनल एलोपैथिक साला, वो क्या कहते हैं उसको, आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, क्या जड़ी बूटी तो आयुर्वेदिक में आता है ना, तो आयुर्वेदिक है जो शानदार लेकिन यूजफुल है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो जड़ी बूटी वाला मेडिसिन है वो सबसे पुराना मेडिसिन है। हिपोक्रेट्स वगैरह के टाइम पे वही इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ये सबसे पुराना मेडिसिनल सिस्टम वही है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी वही रहा करता। अब ये कि बहुत बड़े बीमारी में वो क्विकली काम नहीं कर सकता, लेकिन नेचर के अंदर ऐसे ऐसे चीजें, प्लांट या एनिमल या कोई भी जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिज्म के, वो ऐसे ऐसी चीजें मौजूद है जो एंटी कैंसर भी है, कैंसर थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमारे एलोपैथिक या एमबीबीएस वाले जो भी है, तो ये उसके कॉन्सेप्ट पे ही आए।
जो फादर ऑफ मेडिसिन है, जो हर मेडिसिन के डिपार्टमेंट के अंदर जिनकी तस्वीर होती है, हिपोक्रेट्स, वो खुद आयुर्वेदिक सिस्टम के साथ। और पांचवी बात हम करते हैं इसकी, और पांचवी बात, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुम BMS ले लो, तुम MBBS ही निकालो सब, ठीक है, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि उसको लोग मजाक बना देते हैं ना आयुर्वेदिक को, तो मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि इस लाइन का बाप है वो। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stopped over plane of other base pair. अदर बेस पेयर, और ये चीज उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे, मैंने क्या कह रहा हूं, ये देखो मेरे पास ये दो स्ट्रैंड है DNA की, एक की पोलैरिटी 5 से 3 है, तो दूसरे की पोलैरिटी 3 से 5 प्राइम है। ये प्राइम है, ऐसे साइन देता है, प्राइम बोलते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाए। यहाँ नाइट्रोजनस बेस A है, तो यहाँ पे T है, यहाँ पे अगर G है तो यहाँ पे C है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे A है। अब बॉन्ड बनाया होगा इसे, इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक बेस पेयर है, तो ये एक बेस पेयर की प्लेन हो गई। यहां पे एक और बेस पेयर है, तो वो उसका प्लेन हो गया, एक प्लेन, दो प्लेन। ये एक और बेस पेयर है, तो ये प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, प्लेन बनता जाता है। जहां बेस पेयरिंग होती जाती है वहां पे एक प्लेन बन रहा, ये एक प्लेन बन रहा, ये एक प्लेन बन रहा। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर अदर बेस पेयर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे सजती चली जाती है सीढ़ी की तरह। जैसे सीढ़ी में होता है ना, सीढ़ी के अंदर स्टेबिलिटी आती है ना, सीढ़ी में जो ये होती है। अगर खाली दो बंबू ऐसे खड़ा कर देते तो वो थोड़ी ना इतनी स्टेबल हो, उसमें चढ़ना आसान थोड़ी ना होता, उसमें और मजबूती आ जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में ये कनेक्शन आ जाता है, कई सारे प्लेन बन जाता है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो यही तो बोल रहा है, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर दूसरे प्लेन ऑफ अदर बेस पेयर। और ये चीज यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देती है, गिव स्टेबिलिटी इन DNA। ये वाली बात ही क्या बता रही है, गिव stability of DNA, give stability of DNA, stability of DNA, stability of DNA। इस पूरे मॉडल की जो हॉलमार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, ये यहीं पे करके तुम भी लिख लो। अगर हॉलमार्क देखें इस पूरे मॉडल की, हॉलमार्क या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हॉलमार्क बात या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पूरे मॉडल की, तो वही है बेस पेयरिंग। ये बेस पेयरिंग क्या है, बेस पेयरिंग, और ये बेस पेयरिंग कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। ये कैसे बेस पेयरिंग है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर है, कि ए हमेशा किसके साथ होगा, टी के साथ, इसका कंप्लीमेंट्री बेस। तो ए का कंप्लीमेंट टी है, जी का कंप्लीमेंट सी है, तो ये दोनों स्ट्रैंड भी एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो गया। इनके बेस पेयर अगर कंप्लीमेंट है तो दोनों ये भी है। बेस पेयरिंग इज प्रोपोजिशन बिटवीन टू स्ट्रैंड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये हमारा क्या था, डबल हेलिक्स मॉडल था। क्या डबल हेलिक्स मॉडल था।
ये अभी भी खांसी बासी आ रही है, इसलिए हम लेक्चर को यहीं रोकते हैं, कल बढ़ाएंगे, कल ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके टेस्ट में यही तक आएगा। सो लेट्स पढ़िए आराम से।